हे गाइस, क्या हालचाल? ऑल वेल? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज भारत की कुल जीडीपी 3.53 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई है। लेकिन इसके बावजूद भारत की गिनती डेवलपिंग कंट्रीज में की जाती है। इतनी ज्यादा जीडीपी होने के बाद भी आखिर क्यों भारत को डेवलप्ड देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया? कोई देश डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन है, इसका फैसला उस देश की जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एचडीआई, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी जैसी तमाम चीजों के आधार पर किया जाता है। यूएसए द्वारा दुनिया के सभी देशों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है दोस्तों डेवलप्ड नेशंस, जिसमें यूके, यूएसए, जापान, रशिया, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं। दूसरा है डेवलपिंग कंट्रीज, जिनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, पेरू और फिलीपींस जैसे देश आते हैं। और तीसरा है अनडेवलप्ड नेशंस, जिनमें भूटान, सूडान, नाइजीरिया, बुरुंडी सहित ज्यादातर अफ्रीकी देश आते हैं। आज अधिकांश यूरोपीय देशों की जीडीपी भारत से काफी कम है, लेकिन वो देश डेवलप्ड नेशंस में आते हैं क्योंकि उनका एचडीआई स्कोर और पर कैपिटा इनकम भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत डेवलप्ड नेशंस की सूची में अपनी जगह नहीं बना पाया? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और 10 ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे जिनके कारण भारत को विकसित राष्ट्र बनने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। और साथ ही ये भी जानेंगे आखिर भारत कब और कैसे एक विकसित देश बन सकता है। आप बस इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहें। लार्ज पॉपुलेशन। दोस्तों, भारत की ज्यादा आबादी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। एक देश की जनसंख्या जितनी तेजी से ग्रो करेगी, वहाँ विकास की रफ्तार उतनी ही धीमी हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक देश में सीमित संसाधन ही उपलब्ध होते हैं और संसाधन को बढ़ाने में एक लंबा समय लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो ज्यादा आबादी को ज्यादा खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जिस गति से आबादी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की फील्ड में उतना विकास अभी तक नहीं हो पाया है। सन 1955 में भारत की आबादी 40 करोड़ थी, जो साल 2022 तक 140 करोड़ पहुंच गई है। ज्यादा आबादी होने के कारण देश में डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जब डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो देश के विकास पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिल पाएगी। पहले के समय में लोगों के घर काफी बड़े और खुले हुआ करते थे, लेकिन अब शहर इतने ज्यादा कंजेस्टेड हो गए हैं कि कई मोहल्लों में ताजी हवा का आना भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि चीन की आबादी भारत से भी ज्यादा है, तो फिर चीन ने इतना विकास कैसे कर लिया? देखिए दोस्तों, इसकी एक वजह दोनों देशों का क्षेत्रफल है। चीन के पास भारत से कई गुना ज्यादा लैंड एरिया है। चीन ने 1970 के दशक में ही विकास की नींव रख दी थी। बहुत समय पहले ही चीन में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कड़े फैसले ले लिए गए थे। आज चीन के पास स्किल्ड लेबर की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज चीन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे खड़ा है और वहां तक पहुंचने में अभी भारत को काफी समय लग सकता है। एजुकेशन सिस्टम। एक देश के विकास का आधार वहाँ का एजुकेशन सिस्टम होता है। जब तक दोस्तों एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, देश विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आजादी के बाद से ही भारत ने शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था और आज भारत के अधिकांश बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लगभग सभी गांव और कस्बों में स्कूल की सुविधा मौजूद है। भारत के लिटरेसी रेट में भी सुधार हो रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का आज भी बड़ा अभाव है। प्राइवेट स्कूल्स और शहरों के बड़े सरकारी स्कूलों को हटा दिया जाए तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए स्कूल चलाए जा रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों की और भारत के एजुकेशन सिस्टम के पोल खोलने वाली वीडियोस वायरल होती रहती है। भारत में आज भी वही एजुकेशन सिस्टम अपनाया जा रहा है जो अंग्रेजों ने 200 साल पहले अपनाया था। इस सिस्टम में बच्चों को कुछ नया नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ ये सिखाया जाता है कि कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाए, अच्छी डिग्री हासिल करके अच्छी कंपनी में नौकरी की जाए या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर आराम की नौकरी की जाए। नए आइडियाज के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। भारत को अगर जल्द ही विकसित देशों की सूची में शामिल होना है तो जापान जैसे देशों के एजुकेशन सिस्टम को अपनाना होगा। अच्छे इंस्टीट्यूट्स के मामले में IIM और IIT की बात तो होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी भारत के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम शामिल नहीं है, जो वाकई में शर्म की बात है। करप्शन। भ्रष्टाचार एक देश को खोखला बनाने का काम करता है। आजादी के 75 साल बाद भी आम जनता को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कितने ही सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पर बिना रिश्वत दिए काम होता ही नहीं है। नेता से लेकर ऑफिसर और गवर्नर्स, हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे में किसी एक को दोषी ठहराना दोस्तों उचित नहीं होगा। देश में भ्रष्टाचार जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा स्कैम होंगे। भ्रष्टाचार के कारण देश में महंगाई बढ़ती है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होता है। भारत में अगर कोई सड़क बननी होती है
तो उसका टेंडर पाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर नेताओं की जेब भरता है और उसके बाद ऐसी सड़क तैयार की जाती है जो 2-3 साल में ही बदतर हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो मजबूत सड़क का निर्माण कर सकता है, लेकिन वो जानता है कि 2-3 साल बाद इस सड़क को बनाने का काम दोबारा उसे ही मिलेगा, इसलिए वो काम को कच्चा छोड़ देता है। आए दिन खराब सड़कों के कारण बड़े हादसे होते रहते हैं और लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। ये सब दोस्तों भ्रष्टाचार की ही देन है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी भारत में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसका भी प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। देश के युवा लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करने के बाद भी सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी में ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। देश में हर साल जितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, जितने डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उतनी मात्रा में नौकरियां नहीं है। मजबूरी के कारण भारत के युवा विदेश जाने को मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छी सैलरी के साथ अच्छा लाइफस्टाइल भी मिलता है। देश में MBA करने के बाद लोग चाय का ठेला लगा रहे हैं, तो कई लोग इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद समोसे बेच रहे हैं। अगर ऐसे ही देश के हालात बने रहे तो आने वाले कई दशकों में भी भारत अपना नाम डेवलप्ड नेशंस की सूची में शामिल नहीं करा पाएगा। पोल्यूशन एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, भारत में प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। दिल्ली, मुंबई, नोएडा जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर को पार कर जाता है। ज्यादातर बड़े शहरों में भारत का यही हाल है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और इंडस्ट्री वेस्ट के कारण कई शहर गैस चेंबर बनते जा रहे हैं। देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन उन इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट बाहर निकलता है उनके मैनेजमेंट को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस का अभाव है। इंडस्ट्री से निकलने वाले खतरनाक केमिकल्स और वेस्ट प्रोडक्ट सीधे नदियों में डाल दिए जाते हैं, जिनसे नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। और जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सरकार और पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करने का खेल खेलना शुरू कर देती हैं। इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, दोस्तों भले ही देश की GDP कितनी ही ग्रो कर ले और देश में सैकड़ों नए अरबपति भी पैदा हो जाएं, लेकिन जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल जाती, वो देश खुद को विकसित देश कहलाने के काबिल ही नहीं होता है। भारत के करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सरकार की ओर से गरीबी दूर करने की योजनाएं चलाई जाती हैं, इन्हें पक्का मकान देने के वादे भी किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वादे और योजनाएं सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सिमट के रह जाते हैं। इनकम इनइक्वालिटी भी भारत की एक बड़ी समस्या है। लोगों को उनकी मेहनत के अनुसार सैलरी नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे हैं जो दिन भर की मजदूरी के बाद भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। मेंटालिटी इशू, आजादी के 75 सालों के बाद भी भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया है। इसमें देश के लोगों की मानसिकता भी एक प्रमुख कारण है। हमारे देश में स्कूलों से ज्यादा मंदिर हैं। न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर से ज्यादा तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और काला जादू पर विश्वास रखते हैं। महिलाओं को आज भी पुरुषों के कमतर आंका जाता है। भले ही महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा तबका आज भी यही सोचता है कि महिलाओं का काम सिर्फ घर संभालना और बच्चे पैदा करना है। उन्हें बाहर निकलने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। दुनिया के विकसित देशों पर अगर नजर डाली जाए तो ज्यादातर देशों में महिलाएं और पुरुष मिलकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दोस्तों देश को आगे ले जाने के लिए अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स का होना जरूरी है। सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है जो लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास करे और अपने क्षेत्र में विकास करे। लेकिन यहाँ तो भाई नेता ही नैया डुबाने में लगे हुए हैं। भारत के ज्यादातर नेता ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामलों में कार्यवाही चल रही है। वैसे तो चुनाव जीतने से पहले जनता से विकास के नाम पर कई वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही 5 सालों के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं। उन्हें जनता से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होती है। जिस जनता ने उन्हें जिताया होता है उसी जनता का अपमान करने से भी नेता चूकते नहीं हैं। अपनी घटिया सोच और निचली मानसिकता का प्रदर्शन भी वो अपने भाषणों में दिखा देते हैं। कास्टिज्म, भारत को अगर आगे बढ़ना है तो जात पात के भेदभाव से आगे बढ़ना होगा दोस्तों। विकास के मुद्दों के बजाय लोग धर्म के नाम पर बहस करते हैं। स्कूल और कॉलेज बनाने के बजाय मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए दंगे फसाद होते रहते हैं। नेता और जनप्रतिनिधि मामलों को शांत कराने के बजाय आग में घी डालने का काम करते हैं और भड़काऊ भाषण के जरिए जनता को उकसाते हैं और भोली भाली जनता आराम से बहकावे में आ जाती है। जाति और धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं में भी काफी इजाफा हुआ है। विकसित देशों में दोस्तों कभी भी जात पात के आधार पर बहस नहीं होती है। भारत एक सेकुलर देश है जहां सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि अन्य धर्मों का अपमान करें या फिर धर्म के नाम पर लड़ाई करें। इन सब बातों को बहुत पहले ही छोड़कर देश को आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन देश के जो नेता हैं वो आगे बढ़ने आपको देते नहीं और आप बढ़ते नहीं। लैक ऑफ नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
भारतीय लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। उनके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं इस बारे में लोग जानते ही नहीं है और अधिकारों की जानकारी के अभाव में उन्हें कई बार प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही लोग अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं समझते। सड़कों पर कूड़ा फेंकना, कहीं पर भी थूक देना, कहीं पर भी खड़े होकर पेशाब करना, रॉन्ग साइड में ड्राइविंग करना, कानून की धज्जियां उड़ाना लोगों की आदत बन गई है और इस चीज में वो अपनी शान समझते हैं। अगर सरकार लोगों को किसी चीज की जानकारी देती है या जागरूक करने की कोशिश करती है तो जनता सरकार का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। अच्छी बातों को अपनाने के बजाय उन बातों में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सरकार के प्रयासों से देश का दोस्तों कभी विकास हो ही नहीं सकता है। लोग जब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, आदेशों का पालन करेंगे और अपना कर्तव्य समझेंगे तभी देश विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान किया है कि अगले 25 सालों में भारत विकास राष्ट्र की सूची में शामिल हो जाएगा, यानी कि 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्रीज का खिताब मिल जाएगा। अगर वाकई में भारत को 25 सालों में ये टारगेट हासिल करना है तो अभी से मेहनत करनी शुरू करनी होगी। इससे न सिर्फ सरकार को फायदा होगा बल्कि देखिए आम लोगों की आय में भी कई गुना वृद्धि होगी। भारत का HDI स्कोर भी जो है वो बढ़ जाएगा और देश के लोग की लाइफस्टाइल में भी सुधार आएगा। इससे पहले मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने इंडिया विजन 2020 का सपना देखा था। यानी उनका कहना था कि भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाना चाहिए, लेकिन अफसोस उनका ये सपना अभी तक सच नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी देखिए बहुत देर नहीं हुई है। आइए आज ही आप और हम मिलकर प्रण लेते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। तो दोस्तों ये थे वो कारण जिस वजह से भारत आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।